नमस्कार, डीवी लाइव के महाराष्ट्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी यश यहां मौजूद हैं। महाराष्ट्र में नतीजे आए, नतीजे के बाद भी बहुत घमासान मचा रहा, नतीजों पर भी घमासान मचा रहा और फिर सरकार के गठन में बहुत सारा समय लगा। यानी महाराष्ट्र में लगातार सियासत गरमाई हुई है और अभी भी हालात वैसे ही हैं। और इस बीच सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त है वो है ईवीएम के जरिए से जो धांधली का मुद्दा गरमाया हुआ है। चुनाव में धांधली का जो मुद्दा है इसे लगातार विपक्ष तेजी से उठा रहा है और विपक्ष अभी भी इतने दिन हो चुके हैं, नतीजे आए हुए, सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन विपक्ष ये मानने को राजी नहीं है कि जो नतीजे आए हैं वो जनता का ही फैसला है या जनता ने ही एनडीए को चुना है। ये विपक्ष मानने को अभी तक राजी नहीं है और इसीलिए विपक्ष बार बार ईवीएम का मुद्दा उठा रहा है, चुनाव में धांधली का मुद्दा उठा रहा है और इसी को लेकर अब विपक्ष ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया है। जी लगातार इस तरह की बातें आ रही थी, विपक्ष लगातार ये कहता दिखाई दे रहा था कि अगर इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं सुनी या चुनाव आयोग ने हमारे हम जो शिकायतें कर रहे हैं उन्हें गंभीरता से नहीं लिया तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और जैसा कि विपक्ष ने कहा था, इस बार विपक्ष वो करने को भी तैयार है। यानी सिर्फ धमकी नहीं दी थी विपक्ष ने, अब वो मान चुका है कि उसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा अगर वो न्याय चाहता है। तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास यश इसको लेकर, क्योंकि अब ये मामला और आगे बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो अभी इस वक्त जो सीजेआई है वो संजीव खन्ना है और संजीव खन्ना पिछले दिनों जब से उन्होंने पदभार संभाला है, जो इस तरह की उनकी टिप्पणियां आई हैं और खासकर चुनाव आयोग को लेकर जो अभी एक मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उन्होंने जो संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 की है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं नाराजगी ही जाहिर की थी, सवाल पूछे थे, कड़ी टिप्पणी आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो उसके आधार पर चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं और केंद्र सरकार भी इस मामले को लेकर ये सोच रही है कि अगर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है चुनाव आयोग से संबंधित, तो इस मामले में भी संजीव खन्ना कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है कि विपक्ष जिस तरह से सबूत वहां पर रखेगा, क्योंकि जो सबूत इस वक्त विपक्ष के पास हैं वो बेहद बड़े सबूत हैं और उसी की वजह से चुनाव आयोग को मिलने का समय भी देना पड़ा था। पिछले दिनों कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा था चुनाव आयोग से। तो अब अगर वो सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने विपक्ष रखेगा तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए भी कह सकता है। तो क्या कुछ अपडेट है फिलहाल, अभी क्या तैयारी है विपक्ष की तरफ से? शुक्रिया अंशिता जी। अंशिता जी देखिए, जिस दिन नतीजे आए 23 नवंबर को, उसके बाद से विपक्ष जो है लगातार हमलावर है एनडीए पे, महायुति पे, नतीजों को लेकर, क्योंकि विपक्ष का यही कहना है कि ये वो नतीजे नहीं है जो हमने ग्राउंड पे रियलिटी देखी थी। विपक्ष भी इन नतीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और विपक्ष का यह भी कहना है कि जो राज्य की जनता है वो भी इन नतीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जनता भी जानती है कि उन्होंने किसके लिए वोट दिया था। अभी कुछ दिन पहले आदित्य ठाकरे ने क्या कहा जब विधानसभा का सत्र बैठा कि हमने लोकतंत्र का सम्मान करते हुए शपथ तो ले ली है विधायक पद की, लेकिन हम सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे। आप अंदर देखिए, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो सेलिब्रेशन में है, वो उल्लास में है, वो उत्साह में है, लेकिन वो उत्साह बाहर जनता में भी तो दिखना चाहिए कि वाह, हमने जिसको चुना था वो देखो विधानसभा में पहुंच गए, उनकी सत्ता हो गई है। लेकिन जनता भी अगर खुश नहीं दिख रही है, जनता अगर निराश दिख रही है, तो इसका अर्थ यही निकलता है कि जनता जिसे चाह रही थी जिताना वो नहीं जीता है। और इसी को लेकर जो है ईवीएम को लेकर मुहिम लगातार छिड़ी हुई है। हाल ही में कल जब इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे तो खबर यह आई थी कि शरद पवार जो हैं उनका जनपद 6 में जो सरकारी आवास है वहां उन्होंने ईवीएम को लेकर बड़ी बैठक की। और कल ही इस कार्यक्रम में हमने जो अनुमान लगाया था वो अनुमान सही होता हुआ दिख रहा है अंशिता जी, कि कल उस बैठक में शरद पवार के साथ अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस सांसद हैं और वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मौजूद थे उस बैठक में। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी उस बैठक में मौजूद थे। तो कल कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर इस बैठक में अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं तो क्या अब शरद पवार जो हैं, चूंकि अब इंडिया गठबंधन बार बार चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा के थक चुका है, वहां से कोई अगर संतोषप्रद जवाब उन्हें नहीं मिलता है, तो अब इंडिया गठबंधन यही करेगा कि वो एक कदम आगे बढ़कर इस कार्रवाई को आगे लेकर जाए। तो कल यही हमने कयास लगाया था कि अभिषेक मनु सिंघवी ना सिर्फ एक कांग्रेस सांसद हैं, बल्कि कांग्रेस सांसद की हैसियत के साथ साथ वो एक वरिष्ठ वकील भी हैं। ये बहुत संभव था अंशिता जी कि कल हो सकता है शरद पवार कोई कानूनी परामर्श लें और आगे की रणनीति तय करें कि अब मैं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। और इसको अब लेकर खबर यही निकलकर सामने आ रही है अंशिता जी कि शुक्रवार से पहले जो इंडिया गठबंधन है शरद पवार की अगुवाई में,
वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा ईवीएम के मुद्दे को लेकर। और वहां अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे उस बैठक में। अरविंद केजरीवाल भी जब उन्होंने पिछले 2 चुनावों के नतीजे देखे हैं कि हरियाणा में किस तरह से ईवीएम का खेल हुआ और कई जो नतीजे रहे वहां पे कई सीटों पे वो सवालों के घेरे में रहे, महाराष्ट्र का तो मामला उठा ही हुआ है, तो अब अरविंद केजरीवाल इस चीज को लेकर सचेत हो गए हैं कि कहीं वही खेल बीजेपी अब दिल्ली में ना शुरू कर दे। उसको लेकर अभी भी वो अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं उसमें बीजेपी जो पर्दे के पीछे खेल कर रही है, ईवीएम का तो मुद्दा एक है ही, साथ ही साथ वोटर लिस्ट से नाम काटने का जो मुद्दा है उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल उठाए हुए हैं और लगातार दिल्ली की जनता को सचेत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पर्दे के पीछे ईवीएम को लेकर और वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी किस तरीके से खेल कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने यही बताया कि अभी तो 70 विधानसभा सीटों की बात है, मैं शाहदरा और आरके पुरम की बात कर रहा हूं। कुछ दिन पहले शाहदरा का उन्होंने जिक्र किया कि 11,000 लोगों की लिस्ट है, उसमें से कई लोगों को यह बताया गया कि एब्सेंट हैं या इनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे जाके पता किया गया और 500 लोगों का सैंपल निकाला गया तो 376 लोग वहां पे जीवित पाए गए। ये 11,000 लोगों में से 500 सिर्फ सैंपल की बात की जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि ये सिर्फ सैंपल में आधे से ज्यादा लोग जीवित मिले हैं, वैलिड वोटर मिले हैं। तो अगर हम पूरे 11,000 लोगों का आंकड़ा निकालें तो 75% लोगों के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है कि वहां से चेंज हो चुके हैं, या तो ये उस एड्रेस पे नहीं रहते या तो ये मृत हो चुके हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है अंशिता जी कि वो अभी भी जीवित हैं और एक वैलिड वोटर हैं। तो ये जो ईवीएम का ये जो ट्रायंगल बना है, बरमूडा ट्रायंगल बनाकर बीजेपी जो है सत्ता जीतना नहीं बल्कि हथियाना चाह रही है। तो हरियाणा जो है, हरियाणा में भी यही प्रश्न उठा, ये वहां से निकल के महाराष्ट्र चुनाव में आया। तो अब बीजेपी जो है इसको लेकर दिल्ली भी जाना चाहती है, क्योंकि जो बीजेपी है वो दिल्ली में भी कहीं ना कहीं 2.5 दशक से सूखा झेल रही है। तो वहां वो मुद्दों के दम पे तो जीतने का उसका मादा नहीं लग रहा है, तो वो कुछ ना कुछ इस तरह का खेल करके जीतना चाहती है। लेकिन हालिया जो जानकारी है इसको लेकर यही जानकारी है कि शरद पवार जो है अब इंडिया गठबंधन की अगुवाई करते हुए इस मामले को, ईवीएम मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और इसको लेकर जो एनसीपी एसपी के नेता हैं जगताप, प्रशांत जगताप, उन्होंने 2 जानकारियां साझा की अंशिता जी, वो हम दर्शकों के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं। कि उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में मतदान से 3 दिन पहले तक वोटर्स के नाम काटे गए और जोड़े भी गए। हमारे पास अपने दावे के समर्थन में आंकड़े भी मौजूद हैं। यानी पूरी जो चीजें हैं, जो पूरे सबूत हैं, वो इंडिया गठबंधन के पास है। ये इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है। और जब चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, तो अब इंडिया गठबंधन के पास एक ही अवसर बचता है कि वो एक तरीका बचता है कि अब वो जाए सुप्रीम कोर्ट के पास और वहां जो है गुहार लगाए और ये कहे कि ईवीएम में हमें शक है कि कुछ हेर फेर करके जो है जीत हथियाई गई है, तो उसको लेकर कार्रवाई करें। इसको लेकर प्रशांत जगताप ने आगे एक और भी बात कही। चूंकि उस मीटिंग में केजरीवाल भी थे अंशिता जी, तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने बताया है कि कैसे बीजेपी नेताओं के आवेदनों के आधार पर दिल्ली के एक निर्वाचन क्षेत्र से 11,000 मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश की गई। 2 राज्यों के परिणामों से मिली सीख के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। यानी 2 राज्यों हरियाणा और महाराष्ट्र की यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ के जो नतीजे आए और ये नतीजे आते ही शक के दायरे में आ गए, तो केजरीवाल इसमें कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं और वो इसलिए ही पहले से दिल्ली की जनता को सचेत कर रहे हैं, चुनाव आयोग को सचेत कर रहे हैं। तो अब जो है अगर बीजेपी कोई खेल कर रही है और इंडिया गठबंधन दावा करता है कि कोई ना कोई खेल करके बीजेपी जो है नतीजों में हेर फेर करके ईवीएम को मैल प्रैक्टिस करके जीतने का काम करती है, ईवीएम टेम्परिंग का काम करती है, तो अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। और इसी हफ्ते यानी आज बुधवार है अंशिता जी, अब शुक्रवार से पहले इंडिया गठबंधन जो है, शरद पवार जो है, ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं और सारे सबूत वहां पेश होंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा। और संजीव खन्ना ने हाल ही में सीजीआई का पदभार संभाला है, तो ये किस तरह से कार्रवाई करते हैं। और आशा यही की जा रही है कि जब सब तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, और चाहे चुनाव आयोग की बात करें या बाकी जांच एजेंसियों की बात करें, इन पर आक्षेप यही लगता रहता है कि ये बीजेपी की, एनडीए की कठपुतलियों की तरह काम करते हैं। तो आखिरी जो उम्मीद की किरण नजर आती है वो सुप्रीम कोर्ट की ही नजर आती है। तो अब ये देखना होगा इंडिया गठबंधन जो गुहार लगा रहा है, जिन सबूतों के दम पर वो मुखर होकर ये कह रहा है कि ईवीएम में सचमुच में कोई गड़बड़ी हुई है और ये वो नतीजे नहीं आए हैं जो आने चाहिए, तो अब देखना होगा कि जो संजीव खन्ना है सीजीआई, वो इस पर क्या फैसला सुनाते हैं अंशिता जी। जी बिल्कुल, जब से संजीव खन्ना ने पदभार संभाला है, यश, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। उन पर लगातार जिस तरह की टिप्पणियां वो कर रहे हैं या जिस तरह से वो मुखर दिखाई दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात सीजीआई चंद्रचूड़ जब थे, यानी पूर्व सीजीआई जो थे, उन्होंने जिस तरह से जो फैसले लिए थे, जिस पर उनकी आलोचना हो रही थी, उन फैसलों को उन्होंने एक के बाद एक बदला है संजीव खन्ना ने, जिसके
बाद से संजीव खन्ना पर अब और ज्यादा निगाहें टिक गई हैं और जो जनता है उसका भरोसा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायालय पर बढ़ा है और इसी को लेकर अब विपक्ष भी एक उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाह रहा है, क्योंकि इस बार विपक्ष के हाथ में सबूतों की एक लंबी लिस्ट है और ये वही सबूत हैं जिनके आधार पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी बैकफुट पर है, जिनकी वजह से, और यही वजह रही कि चुनाव आयोग ने भले ही कांग्रेस की तरफ से जो भी अभी आरोप लगाए गए हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, भले ही चुनाव आयोग ने सिरे से उन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन इस बार चुनाव आयोग का रवैया वो नहीं था जो हरियाणा चुनाव के दौरान देखने को मिला था। हरियाणा चुनाव के दौरान जब चुनाव आयोग पर शिकायत पहुंची थी, जब विपक्ष ने इस मुद्दे को तेजी से उठाया था, तब चुनाव आयोग का जो रवैया था वो ऐसा था जैसे उन्होंने इस मुद्दे को के लिए कांग्रेस को समय देकर या उनके पत्र का जवाब देकर एक एहसान कर दिया है, जबकि इस बार बैकफुट पर नजर आ रहा है चुनाव आयोग। तो इस बात से कहीं ना कहीं इस बात का इशारा मिल जाता है कि चुनाव आयोग के पास जो पत्र पहुंचा और उस पत्र में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने और कांग्रेस की तरफ से जो सबूत पेश किए गए, उन सबूतों में कुछ ना कुछ वजन है, उन सबूतों में सच्चाई, और यही वजह है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इसी टेंशन में था कि अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो क्या होगा। लेकिन अब विपक्ष ने भी ठान लिया है कि वो इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब आगे भी चुनाव है, जल्दी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने अभी से ईवीएम के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। उसके बाद बिहार में चुनाव होंगे और इन सभी राज्यों पर भी निगाहें टिकी हुई हैं पूरे देश की। तो ऐसे में विपक्ष अब ईवीएम को लेकर और सतर्क होगा, ये चीज यहां पर दिखाई पड़ रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष को आम जनता का भी साथ मिलता दिखाई दे रहा है। अपने अभी पिछले दिनों मरकरवाड़ी के गांव वासियों ने जिस तरह से खुद के खर्चे पर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग की थी, हालांकि उसके बाद जैसे ही खबर बाहर आई थी, जैसे ही वहां गांव वासियों ने ऐलान किया था, प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया था। जिन्होंने ऐलान किया था उनको नोटिस भेज दिया गया था, उन्हें धमकाया गया था, धारा 144 लागू कर दी गई थी और उसके बाद भी सवाल उठे थे कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है, क्यों प्रशासन ये सिर्फ अपनी संतुष्टि जो गांववासी करना चाहते हैं उनको संतुष्टि क्यों नहीं करने दी जा रही है, किस बात का खौफ है, और ये सारी चीजें उठकर आई थी। और अब एक और गांव की तरफ से इसी तरह की मांग की गई है, एक प्रस्ताव पेश करने की मांग की गई है। तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास यश उसके बारे में? अंशिता जी, सोलापुर का मरकरवाड़ी गांव अब ये कोई एक छोटा और गुमनाम गांव नहीं रह गया है। इसे ना सिर्फ महाराष्ट्र में, अब पूरे देश में जाना जा रहा है। और वहां के लोगों ने सिर्फ एक प्रैक्टिस की मांग की थी। उन्होंने ये कहा कि हमने जो ग्राउंड रियलिटी देखी, हमने जो देखा कि एनसीपी एसपी का जो प्रत्याशी है उत्तम राव जानकर, वो जीत रहा था, लेकिन जो राम सतपुते हैं बीजेपी के प्रत्याशी, उनको 1003 वोट मिलते हैं, यानी एनसीपी के प्रत्याशी की तुलना में ज्यादा वोट मिलते हैं ईवीएम से और वो जीत जाते हैं। तो वहां के गांव वालों को ये जो नतीजा आया था ईवीएम से, अंशिता जी, ये स्वीकार नहीं हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, हम चुनाव आयोग से एक मांग करते हैं कि यहाँ पुनर्मतदान हो। पुनर्मतदान की मांग जब चुनाव आयोग ठुकराता है तो फिर गांव वाले ये ठानते हैं कि कोई बात नहीं, हम अपने लेवल पर, अपने स्तर पर एक चुनाव जो है यहाँ पे एक मॉक पोलिंग कराते हैं। और मॉक पोलिंग की तारीख तय की गई 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर को ये मॉक पोलिंग होनी थी, गांव वासी तैयार थे। और ऐसा तो नहीं है कि अगर नतीजे कुछ और आते तो एक्चुअल के नतीजे बदल जाते या चुनाव आयोग पे जो नतीजा दिख रहा है वो चेंज हो जाता। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस थी जो गांव वाले अपने स्तर पर करना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात, चुनाव आयोग ने, प्रशासन ने ये मॉक पोलिंग नहीं होने दी। इसी को लेकर जो है ये मामला भड़क उठा और गांव वालों ने फिर इस पे और शक जताना शुरू किया कि हम अपने स्तर पे मॉक पोलिंग करना चाहते हैं। इस मॉक पोलिंग के नतीजे जो हैं, अगर वही आते हैं जो ईवीएम के नतीजे हैं, तो हम नतीजा स्वीकार कर लेंगे। लेकिन क्या कहीं कोई गुंजाइश थी नतीजों में अंतर आने की, जो चुनाव आयोग पहले ही भांप गया था? इसको लेकर उसने जो है वोटिंग नहीं होने दी। शरद पवार भी वहां पहुंचे और उन्होंने वहां ग्रामीणों को समर्थन दिया, उनकी ताकत बने। और अब देखिए, मरकरवाड़ी से प्रेरणा लेकर अंशिता जी, सतारा का गांव है, सतारा का गांव है कोलेवाड़ी, वहां के भी जो ग्रामीण हैं उन्होंने भी अब ये ऐलान कर दिया है कि आगामी जो भी चुनाव होंगे हमारे गांव में, वो अब बैलेट पेपर से होंगे, ना कि ईवीएम से होंगे। यानी मरकरवाड़ी से जो है एक तरह से प्रेरणा लेकर अब एक और मरकरवाड़ी पैदा हो गया जिसका नाम है कोलेवाड़ी। और अगर देखा जाए, अगर एक बार कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर वोटिंग हो जाती है अंशिता जी, और ईवीएम के नतीजों में और मॉक पोलिंग के नतीजों में अंतर आता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि हरियाणा में भी कई ऐसे मरकरवाड़ी गांव पैदा हो जाएंगे। आप देखिए, हाल ही में छत्रपति शिवाजी नगर में भी ईवीएम को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, एमवीए ने विरोध प्रदर्शन किया और वहां ईवीएम की एक शव यात्रा निकाली। ये एक सांकेतिक विरोध था कि ईवीएम जो है मरणासन अवस्था में चला गया, सुषुप्त अवस्था में चला गया है और अब ईवीएम पर किसी तरह का भरोसा नहीं किया
किया जा सकता, इसलिए बेहतर यही है कि विपक्ष जो मांग कर रहा है कि बैलेट पेपर से पूरे राज्य में चुनाव हो, तो बैलेट पेपर से वोटिंग सुनिश्चित की जाए। जी जी बिल्कुल, ये मुद्दा अब तेजी से उठने वाला है और अभी इसी बीच आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम नाना पटोले को सुन लेते हैं क्या कुछ बोला है उन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट के जाने की भी तैयारी है। भाई ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है और चुनाव आयोग इसमें दखल नहीं ले रहे हैं और इसलिए ये आवाज माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हम जजमेंट लेंगे क्योंकि ये जनभावना है और जनभावनाओं को आदर करना, उनका सम्मान करना हमारा काम है और हम करेंगे। तो अभी सुना हमने नाना पटोले को, अभी हम सुन रहे थे, तो यानी ये साफ है कि विपक्ष अब इस मुद्दे पर तेजी से मुखर है। और इससे पहले जब शरद पवार मरकरवाड़ी गांव के लोगों से मिलने पहुंचे थे, जब उनका जो ये आंदोलन एक तरह से कह सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने ईवीएम का विरोध किया था वहां के लोगों ने, और ये कहा था कि हम सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए एक बार चुनाव कराना चाहते हैं, और उसमें ये साफ हो जाएगा कि जो हम सोच रहे हैं वैसा है या जो नतीजे आए हैं वो हैं। मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों ने सिर्फ ऊपरी मन से कहा हो कि हम जांगर को वोट देंगे, लेकिन उन्होंने ना दिया हो, तो ये सारी चीजें उन्हें सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए करानी थी, क्योंकि वैसे तो उस सीट पर जानगर की ही जीत हुई है, लेकिन जिस सीट पर उनको लीड मिलनी चाहिए थी, यानी मरकरवाड़ी जो गांव है, वहां पर लोगों को उम्मीद थी कि लीड उन्हें ही मिलेगी, क्योंकि उन्हीं के ही वहां पर उन्हीं की जाति के लोग वहां पर बाहुल्य है, वहां पर उन्हीं का ही गांव है वो, तो ऐसे में लोगों को उम्मीद नहीं हो रही थी कि यहां पर लीड बीजेपी ले गई। तो ये बड़ा सवाल उनके जहन में था और इसीलिए इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, और उन्होंने आवाज नतीजों के दिन से ही उठा दी थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई थी। जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो गांव के जो लोग हैं उन्होंने अपने बलबूते पर ही ये फैसला लिया और ये कहा कि हम खुद खर्च करेंगे और बस हम अपनी संतुष्टि के लिए एक बार मॉक पोल कराना चाहते हैं, जिसकी इजाजत भी उन्हें नहीं दी गई। और इसके बाद से सवाल लगातार उठ रहे हैं और अब एक और सतारा का भी एक और गांव इसी तरह खड़ा हो गया है। यानी ये मुद्दा विपक्ष नहीं छोड़ने वाला है और बीजेपी इसमें बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है और चुनाव आयोग भी बीजेपी के साथ घिरता हुआ नजर आ रहा है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अंशिता जी, केंद्र सरकार एक प्रैक्टिस करवाती है, थोड़ा एक दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूं। यह उदाहरण क्यों मॉक पोलिंग से जुड़ा हुआ है। जो छात्र हैं, खासतौर से पॉलिटिकल साइंस के जो छात्र हैं, 11वीं 12वीं के जो छात्र हैं सरकारी स्कूलों के, उनको लेकर केंद्र सरकार छात्र संसद आयोजित करती है। उसमें जो है विभिन्न सांसदों का जो है एक तरह से वहां पे रोल निभाते हुए दिखते हैं छात्र, और कोई वित्त मंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, और उस पर संसद में जैसे चर्चा होती है, बिल पास होते हैं, कैसे कैसे फैसले लिए जाते हैं संसद में, वो छात्र वहां पे सीखते हैं। यानी एक तरह से मॉक पार्लियामेंट की वहां पे तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन आप ये बताइए कि वहां जो बिल पास होता है, वहां जो फैसले लिए जाते हैं, क्या वो सच में पास होते हैं? क्या वो सच में देश में लागू कर दिए जाते हैं? नहीं। वो समझाने के लिए एक मॉक पार्लियामेंट होता है कि संसद कैसे संचालित होती है। उसी तर्ज पे तो मॉक पोलिंग की मांग कर रहे थे मरकरवाड़ी के ग्रामीण, लेकिन आपने क्या किया? और सबसे पहले उन्होंने प्रशासन के पास ही एक गुहार लगाई कि हमें यहां पर शक है, आप मॉक पोलिंग करा ली, एक पुनर्मतदान करवाइए। लेकिन पुनर्मतदान के लिए जो प्रशासन है, जो चुनाव आयोग है, वो राजी नहीं हुआ। सवाल यही उठता है कि अगर लोगों को शक है और जनता जो है वो लोकतंत्र है, बिल्कुल लोकतंत्र है, अगर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और इस लोकतंत्र की सबसे पवित्र प्रक्रिया वोटिंग है, तो और इसमें अगर शक की गुंजाइश कहीं नजर आ रही है, कहीं लोगों को शक हो रहा है, तो फिर आपको लोगों की जो बात है, लोगों की जो भावनाएं हैं, उनकी कद्र करते हुए आपको दोबारा पुनर्मतदान करा लेना चाहिए था। लेकिन जब प्रशासन जो है इस पे पीछे हट गया, उसने हाथ पीछे खींच लिए, चुनाव आयोग ने हाथ पीछे खींच लिए, तो लोगों ने यही तय किया कि कोई बात नहीं, हम अपने स्तर पर इसको कराएंगे। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? बदले में पुलिस प्रशासन जो है, उन्होंने 17 लोगों पर एफआईआर कर दी। प्रशासन यह भी तो बताया कि किस आरोप में उन 17 लोगों पर एफआईआर हुई है। तो ये कहीं ना कहीं मॉक पोलिंग से बचने का तरीका था चुनाव आयोग का, क्योंकि वो जानता था कि जैसे जो आंकड़े थे, उत्तम राव जानकर को 843 वोट मिले और राम सतपुते को जो बीजेपी के थे 1003 वोट मिले। कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो ग्रामीण थे और गांव में अमूमन जो है वो बहुत 5-6 हजार की आबादी होगी मरकरवाड़ी की, और अमूमन गांव में जो है परस्पर एक दूसरे को जानते हैं लोग, तो वहां की जो ग्राउंड रियलिटी है उससे बखूबी वाकिफ थे गांव के लोग। तो उनका यही कहना है कि जो नतीजे आए हैं ये जनादेश नहीं है, ये ईवीएम का आदेश है, और कहीं ना कहीं ईवीएम टैंपरिंग करके ये नतीजे आए हैं। अंशिता जी जी
तो यहाँ पर ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष शांत बैठने को राजी नहीं है, यानी बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। और इसके उलट दूसरा एक वजह यह भी है कि सिर्फ विपक्ष नहीं सहयोगियों ने भी बीजेपी की टेंशन को बढ़ा रखा है। तो अभी बीजेपी हर तरफ से घिरी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे शांत नहीं बैठ रहे हैं। वो लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि पहले उनसे सीएम पद छीना गया और अब गृह मंत्रालय की मांग पर जो अड़े हुए हैं वो मांग भी पूरी नहीं की जाएगी। और इसके बाद तीसरी चीज जो होगी वो ये होगी कि वो अपने जो विधायक हैं उनको जो मंत्रालय दिलवाना चाहते हैं उन्हें वो भी मंत्रालय नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि लगातार ये शिंदे की तरफ से, शिंदे के समर्थकों की तरफ से इस तरह का दावा किया जा रहा है कि कम से कम सम्मानजनक स्थिति तो होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बलबूते पर ही सरकार बन पाई है एनडीए की। अगर हम 2022 की बात करें, जब अगर शिंदे इधर नहीं आते तो बीजेपी का सत्ता में आने का सपना पूरा नहीं होता, उद्धव सरकार नहीं गिरती, तो वहां पर भी एकनाथ शिंदे की वजह से ही सरकार बन पाई। और इस बार भी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जो कि पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, उसमें बीजेपी की क्या हालत थी, एनडीए की क्या हालत थी, हम सभी ने देखी। इसके बाद कमान संभाली एकनाथ शिंदे ने लाड़की बहन योजना का अच्छे से प्रचार प्रसार किया, नेतृत्व किया। लगातार बीजेपी ये कहती रही कि चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, यानी अब जब जीत हुई तो उनको पूरी तरह से एकनाथ शिंदे को साइड कर दिया गया है, उन्हें उसका क्रेडिट भी नहीं दिया जा रहा, उनसे सीएम पद भी छीन लिया गया, और अब जो मंत्रालय वो चाहते हैं उन्हें वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे लगातार बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो मानने को राजी नहीं है। उसकी दूसरी वजह यह भी है कि अजीत पवार को पूरी उनकी सारी मांगे मानी जा रही है। क्या अजीत पवार को इस बात का इनाम दिया जा रहा है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को बैठने पर मजबूर कर दिया? अगर वो पहले समर्थन नहीं कर देते देवेंद्र फडणवीस के सीएम पद का, तो शायद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों मिलकर अड़ जाते और शायद देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं बन पाते। लेकिन यहां पर अजीत पवार ने बीजेपी का समर्थन एक जल्दी से कर दिया, तो इसका नुकसान शिंदे को करना पड़ा और इसका इनाम जो है वो अजीत पवार को मिल रहा है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय उनके पास रहने वाला है और वो आगे जो भी अपने मंत्रियों के लिए, जो अपने विधायकों के लिए जो भी मंत्रालय मांगेंगे, शायद उस पर भी सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब शिंदे ने पेच फंसा दिया है। अब शिंदे ने जो पेच फंसाया है उससे एक बार फिर बीजेपी परेशान है, और अब यह दावा किया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार दिल्ली आ रहे हैं। अब दिल्ली में बैठकर सारा चर्चा होगी, इस पर विचार होगा कि कैसे मंत्रालयों का बंटवारा किया जाए। तो एक चीज यहां पर तय हो जाती है, एक चीज और साफ हो जाती है, या कहें कि विपक्ष की उन बातों पर मोहर लग जाती है जिसमें विपक्ष कहता है कि जहां भी एनडीए की सरकार बनती है या जहां पर बीजेपी की सरकार बनती है, वो कठपुतली सरकार होती है उन राज्यों की, क्योंकि सारे फैसले तो दिल्ली में बैठकर लिए जाते हैं। वहां सरकारें कुछ उनके हक में, मतलब उनके हाथ में कोई पावर होती ही नहीं है, और ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, जो पिछले 15 दिन का जो घटनाक्रम रहा है महाराष्ट्र में, वो ये है कि एकनाथ शिंदे जो मात्र 57 सीटें जीते हैं, वो इतनी ज्यादा टेंशन बीजेपी को आखिर कैसे दे पा रहे हैं? क्यों बीजेपी को उनकी वजह से, कि वो नाराज ना हो पाए, वो साथ में सरकार के रहें, उनको मनाने में पहले सबसे पहला जो पेच फंसा वो सीएम पद को लेकर फंसा। लगातार बैठकें टाली गई, लगातार यहां तक कि बीजेपी अपने विधायक दल की बैठक नहीं बुला पाई और विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई, सिर्फ शिंदे की नाराजगी के चलते। एनडीए की बैठक नहीं हो पाई। शिंदे ने कई मौकों पर बैठक से ठीक थोड़ी देर पहले ये ऐलान कर दिया कि अब तबियत खराब हो गई है, या उन्होंने पिछले दिनों वो गांव भी चले गए थे। इस बीच उनकी मुलाकात शरद पवार गुट के नेता से भी हो गई। तो ये सारी चीजें जो रही, कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे लगातार दबाव बनाते रहे हैं, लेकिन क्योंकि अजीत पवार ने हथियार डाल दिए तो इस वजह से थोड़ा सा झुकना पड़ा है शिंदे को। अब बीजेपी उन पर दबाव बनाने की कोशिश फिर से कर रही है, और अब यहां पर बड़ी बात यह है कि मामला इतना फंस चुका है कि दिल्ली आना पड़ रहा है, और शिंदे इतने ज्यादा जरूरी क्यों है, ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। तो जानकारों का बहुत सारे दावे हैं, कहना है कि शिंदे बीजेपी की टेंशन इसलिए बढ़ा रहे क्योंकि वो केंद्र में जरूरी है। तो क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या लगता है आपको? जी अंशिता जी, देखिए जब संजय राउत जब चुनाव चल रहे थे, तब संजय राउत का यह कहना था कि अगर महायुति की जीत होती है महाराष्ट्र में, तो हर एक फैसले के लिए आपको दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप यहां स्वतंत्र रूप से फैसले लेने के लिए लायक नहीं रहेंगे। अमित शाह, नरेंद्र मोदी की मुहर आपको हर बार हर फैसले पर लगानी होगी, वहां पे जरूरी होगी, और हर फैसले के लिए आप जो है दिल्ली की तरफ देखेंगे। आज भी वही सिनेरियो देखने को मिल रहा है अंशिता जी। आज तीनों ही नेता जो है अपने जो है दिल्ली दरबार में बिल्कुल हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं जहांपना के सामने। और आप देखिए शिंदे को लेकर जो पेंच फंसा हुआ दिख रहा है, उसको लेकर
जो है पर्दे के पीछे तो ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के जो बाकी विधायक हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर इस दबाव को बनाकर रखे हुए हैं कि सीएम पद तो नहीं मिला। खबर यह आई थी कि बंद कमरे में उन्होंने गिड़गिड़ाए थे अमित शाह के आगे कि मुझे कम से कम 6 महीने के लिए ही सीएम बना दीजिए। इसमें कितनी सच्चाई है नहीं, ये तो सामना का दावा था कि बंद कमरे में वो गिड़गिड़ाए थे। लेकिन शिवसेना के जो बाकी विधायक हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर अब ये दबाव बना रहे हैं कि शिंदे को गृह मंत्रालय मिल जाए। अब देखिए इसमें शिंदे को इतना मान मनोबल क्यों चल रहा है शिंदे को लेकर, यह सवाल भी उठता है अंशिता जी। और इसके पीछे कारण यह है कि शिंदे भले ही 57 सीटें लेकर आए हैं, ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है इसमें अगर महायुति की बात करें तो, लेकिन आप देखिए इसमें गृह मंत्रालय एक ना देने के पीछे कारण यह भी हो सकता है कि जो धारावी है, धारावी को लेकर बीकेसी 2 के तौर पे डेवलप करना चाहती है बीजेपी, और इसलिए गृह मंत्रालय वो अपने पास रखना चाहती है। क्योंकि जाहिर तौर पे जब लोगों को विस्थापित किया जाएगा और उसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के तौर पे डेवलप किया जाएगा तो लोग वहां विरोध प्रदर्शन करेंगे। उस विरोध को दबाने के लिए गृह मंत्रालय उनके पास होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो है एक खबर यह भी आई थी अंशिता जी की जो शहरी विकास मंत्रालय है, जो डेवलपमेंट मंत्रालय है, वो एक तरह से कंपनसेशन के रूप में शिंदे को ऑफर किया गया था। और बीजेपी जो इस तरीके के फैसले लेती है उसके पीछे कोई ना कोई उसकी रणनीति होती है, कोई षड्यंत्र होता है। क्योंकि अगर लोग विरोध जताएंगे तो लोक निर्माण विभाग जो है उस मंत्रालय पर आरोप लगेंगे, और वो मंत्रालय सीधे तौर पे होगा एकनाथ शिंदे के पास। यानी गृह मंत्रालय भी नहीं मिला, सीएम पद भी नहीं मिला, और जो मंत्रालय आपको सौंपा गया है उसको लेकर भी आप अपनी भद्द पिटवा लेंगे। तो एक तरह से शिंदे का कद घटाने का यहाँ पे बीजेपी का प्रयास था, क्योंकि सीधे तौर पर उनका यही कहना है बीजेपी का कि हमने आपकी पार्टी को 2 फाड़ किया, आपका इस्तेमाल करके सत्ता की जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी कर ली, अब आपका काम हो गया है, तो अब आपको सीएम पद या गृह मंत्रालय क्यों मिले, क्योंकि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आए हैं। लेकिन अंशिता जी अगर शिंदे यहाँ पे अड़ जाते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, और वो ऐसे खड़ी हो सकती है कि विधानसभा की सीटों को तो दरकिनार ही कर दिया जाए। 57 सीटों की अगर बात करें तो, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, अगर हम सांसदों की बात करें, उन सीट्स की बात करें, तो इस समय शिंदे जो है उनके पास 7 सांसद हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में भले ही शिंदे मजबूरी नहीं है बीजेपी की, लेकिन केंद्र में मजबूरी बने हुए हैं। केंद्र में बहुत बड़ी मजबूरी बने हुए हैं, इसीलिए 10 दिन तो सिर्फ सीएम का चेहरा तय करने में इन्होंने लगा दिया। उस समय राज्य का माई बाप कौन था इनको कोई ख्याल नहीं आया। और उसके बाद जब 3 लोगों ने शपथ ले ली, सीएम ने और 2 डिप्टी सीएम ने, तो अब मंत्रिमंडल का जो बंटवारा उसके लिए 10-12 दिन लगा रहे हैं। यानी आधे महीने से ज्यादा का समय इन्होंने इसी खींचतान में लगा दिया कि सत्ता की महत्वाकांक्षा जो है एक दूसरे दल की वो कैसे पूरी हो। इस बीच आपने वादों पे चुनाव लड़ा था, उसका क्या? आपने जनता के सामने वादे किए थे, उसका क्या? 26 नवंबर को राष्ट्रपति शासन लगना था, वो नहीं लगा। तो इस समय जो है महाराष्ट्र को कौन चला रहा है? महाराष्ट्र में जो तमाम मंत्रालय हैं वो कैसे संचालित हो रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो महाराष्ट्र से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और दरबार में हाजिरी दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता के साथ आप लोग अनदेखी कर रहे हैं, जनादेश की अनदेखी कर रहे हैं। अगर आपको ये जनादेश लगता है तो विपक्ष को तो नहीं लगता। लेकिन आप देखिए कि अब शिंदे जो हैं अगर अड़ जाते हैं तो महाराष्ट्र तो नहीं, राज्य तो नहीं, बल्कि पूरा का पूरा देश फिसलता हुआ दिख रहा है नरेंद्र मोदी के हाथ से। और आप देखिए इसमें ये 4 जो दल हैं, 4 लोग इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं अंशिता जी। अगर शिंदे अपनी पे आ गए तो शिंदे के पास है 7 सांसद। ये महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास पासवान की, यानी चिराग पासवान जिसके अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पिता के बाद, उनके पास 5 सीटें हो जाती हैं अंशिता जी, तो 12 तो यहां हो गई। लेकिन जो 2 बाबुओं के दम पे अपनी 3 पहिया सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, नीतीश बाबू और चंद्र बाबू, इनके पास है 16 और 12 सीटें। नायडू के पास 16 सीटें हो जाती हैं, नीतीश कुमार के पास 12 सीटें हो जाती हैं। तो नीतीश और नायडू की सीटें 28 हो रही हैं, इनकी 12 सीटें हो रही हैं। कुल मिलाकर 40 सांसद यहां पे इनके बन रहे हैं। और केंद्र में जो है एनडीए ने इस बार 293 का आंकड़ा टच किया है, और इसके दम पर ही जो इनकी जो सरकार है, बैसाखी सरकार है, वो वहां संचालित हो रही है, चल रही है जैसे तैसे। लेकिन आप देखिए अगर शिंदे लोक जनशक्ति पार्टी से हाथ मिला लेते हैं, अगर उन्हें गृह मंत्रालय नहीं मिलता या मन माफिक कोई मंत्रालय नहीं मिलता है, तो अगर वो लोक जनशक्ति पार्टी से हाथ मिला लेते हैं और नीतीश नायडू को भी किसी तरह से अपने पाले में ले लेते हैं, तो पूरा देश निकलता हुआ दिख सकता है अंशिता जी। क्योंकि 293 अगर आंकड़ा है और उसमें से 40 सांसद अपना समर्थन वापस ले लेते हैं मोदी सरकार से, तो ये इस सरकार का आंकड़ा हो जाएगा 253, जो कि 272 के जादुई आंकड़े से बहुत कम है। यानी सीधे तौर पर मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी है वो डगमगाएगी नहीं, पूरी तरह से उलट जाएगी, और नरेंद्र मोदी जो है ये तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। विपक्ष भी इसी को लेकर दावा करता रहा है कि नरेंद्र मोदी जो तीसरा कार्यकाल है इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अगर शिंदे को मनमाफिक मंत्रालय नहीं मिलता अंशिता जी, तो शिंदे अगर अड़ गए तो जो कहा जाता है महाराष्ट्र में, मुंबई में कि पिक्चर अभी बाकी है, तो इस पिक्चर के बहुत बड़े विलेन बनते हुए बीजेपी के लिए एकनाथ शिंदे नजर आ सकते हैं। जी,
तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है, इस सवाल का जवाब यश आपने अभी दिया। बिल्कुल, भले ही महाराष्ट्र में बीजेपी उन्हें साइड कर सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजीत साथ में खड़े हुए हैं और अजीत ने पहले ही देवेंद्र फडणवीस का समर्थन करके ये इशारा कर दिया था कि सरकार बन रही है तो मैं आपके साथ हूं। लेकिन केंद्र में अगर शिंदे ने जरा सी भी नाराजगी दिखा दी तो चंद्रबाबू नायडू, तो उनका तो पता ही है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाने में ज्यादा देरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ फायदे की तरफ हैं। यानी उन्हें अभी दिख रहा है कि केंद्र में एनडीए की सरकार है और इसलिए उन्हें आंध्र प्रदेश में फायदा मिल सकता है, तो वो अभी एनडीए के साथ है। अगर कल को इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में आता हुआ दिखाई दिया तो चंद्रबाबू नायडू उधर भी जा सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार पहले ही परेशान है, जब से एकनाथ शिंदे को साइड किया गया है नीतीश के दिल में धुकधुकी उठ गई है। उनको टेंशन हो रही है कि अगर मेरे साथ भी ऐसा कर दिया गया, क्योंकि अभी बीजेपी नीतीश को साथ रखने के लिए लगातार ये कह रही है कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा ही उन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए भी कहा था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब नतीजे आए और नतीजे जब बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए, बीजेपी ज्यादा सीट्स पर आई, तो एकनाथ शिंदे को साइड कर दिया गया। तो ऐसा ही कहीं बिहार में तो नहीं हो जाएगा, तो इसको लेकर नीतीश पहले ही टेंशन में है। और चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से लगातार उनके भी बयान बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो भी बिहार में अब खुद को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में अब वो एक छोटी पार्टी के तौर पर ना रहें और उनके पास जो जनाधार है वो उसका फायदा लें और उसके आधार पर बीजेपी से बार्गेनिंग करें। उन्होंने ऐलान भी किया था कि उस बार पिछली बार से ज्यादा सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे। तो यहां पर स्थितियां ये है कि चिराग पासवान अपना अलग कई मुद्दों पर उन्होंने मुखर होकर एनडीए के खिलाफ अपने बयान भी दिए हैं, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल रहा हो, आरक्षण का मुद्दा रहा हो, लेटरल एंट्री का मुद्दा रहा हो, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर चिराग पासवान की जो राय है वो बीजेपी से अलग दिखाई दी है। इसी तरह नीतीश कुमार भी खुलकर नहीं लेकिन पर्दे के पीछे से वो भी इन सारी चीजों पर कहीं ना कहीं असहमति जताते रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू का भी वही हाल है, क्योंकि इन लोगों का जो जनाधार है या जो वोट है इनके, वो बीजेपी से बिल्कुल अलग है। यानी इनको अपने वोट बैंक को मजबूत रखना है और वो वोट बैंक जो है वो विशेष समुदाय भी है। तो ऐसे में अब क्योंकि बिहार चुनाव आने वाला है, बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, हालांकि अभी समय है, लेकिन इतना बड़ा राज्य है जिसके लिए अभी से सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई है। तो इसको लेकर बीजेपी कमजोर स्थिति में है अभी केंद्र में। ऐसे में एकनाथ शिंदे अगर छोटा कोई स्टेप ले लेते हैं तो नीतीश भी हो सकता है पीछे पीछे निकल जाए, क्योंकि नीतीश तो पहले ही एकनाथ शिंदे की स्थिति देखकर डर गए हैं। चंद्रबाबू नायडू भी निकल सकते हैं। तो अगर ये सारे लोग निकल गए तो केंद्र में जो बैसाखियों की सरकार है वो डगमगा सकती है और ये डर बीजेपी के अंदर अभी दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि जब तक एकनाथ शिंदे नहीं मान जाएंगे बीजेपी कोई भी फैसला नहीं ले पाएगी। और सीएम फेस को लेकर जितना समय लगा, सरकार गठन में जितना समय लगा, वो उसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरी वजह एकनाथ शिंदे को साथ लेकर चलने की है, वो है बीएमसी चुनाव, क्योंकि बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी किसी कीमत में नहीं जाती कि एकनाथ शिंदे नाराज हो जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के जरिए से ही बीएमसी चुनाव में जीत हासिल कर सकती, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे चले गए तो उद्धव ये मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे शिव सैनिकों को कि बीजेपी शिव सैनिकों का सिर्फ इस्तेमाल करती है। और अगर बीएमसी की बात की जाए तो वहां पर अभी उद्धव क्या ही दबदबा है और बीजेपी उनसे वो दबदबा लेना चाहती है और उसके लिए उन्हें शिंदे को आगे करना पड़ेगा। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं कि बीजेपी की स्थिति हर तरफ गिरी हुई है। वो महाराष्ट्र में भी परेशान है, वो केंद्र में भी परेशान है और इसी बीच ईवीएम के मुद्दे की वजह से विपक्ष ने भी उसको परेशान कर रखा है। तो यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी की टेंशन शिंदे ने, ईवीएम ने, विपक्ष ने, सभी ने बढ़ाई हुई है। अब देखना होगा कि बीजेपी जो ये पूरा परेशानियों से जो घिरी हुई है वो इससे उभर पाती है या नहीं उभर पाती है। और सुप्रीम कोर्ट जब ये मुद्दा पहुंचेगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है ये देखने वाली बात होगी। और इस वक्त सभी की निगाहें अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो सीजीआई संजीव खन्ना पर टिकी रहेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यश, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव महाराष्ट्र। नमस्कार।